8 और 9 अगस्त 1953 की दरमियाना रात को वो वाक़या पेश आया कि जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और मरकज़ के दरमियान एतमाद का फुक़दान पैदा हो गया, यानी ट्रस्ट डेफ़िसिट हो गया, जिसकी भरपाई मेरे ख़्याल से अभी भी होना बाकी है। ये वाक़या अंजाम दिया गया था राजभवन से, यही तो वजह है कि हम राजभवन की कहानी, राजभवन की बात हम कर रहे हैं। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। अगर आप शुरू से इस सफ़र में शामिल नहीं हैं तो पहले वाले वीडियोज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी से देखेंगे तो आप बात को पूरी तरह से पकड़ नहीं पाएंगे। 8 अगस्त की देर शाम को सदर रियासत करण सिंह साहब ने शेख अब्दुल्ला, जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, उनके डिसमिसल के अहकामात जारी किए, उनके ऊपर दस्तखत कर दिए और कुछ घंटों के बाद उनके अरेस्ट के भी हुक्मनामा जारी कर दिया। सदर रियासत को ये लग रहा था कि वो 22 साल की उम्र में इतने बड़े ओहदे के ऊपर बैठकर अपनी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा काम कर रहे हैं और बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत समझदारी के साथ उस काम को वो अंजाम दे रहे हैं। लेकिन कुछ देर के बाद उनको शायद पता चला होगा कि जो काम वो काम कर रहे थे वो तो महज एक रस्मी कार्रवाई थी, और उस काम को अंजाम देने के लिए कई महीनों से बैकग्राउंड में एक एक्टिविटी श्रीनगर में, जम्मू में, दिल्ली में एक बड़े पैमाने के ऊपर तैयारियां चल रही थी। उस दिन तो सिर्फ उसको एक हतमी शक्ल है वो दी गई। तो हुआ यूं कि जुलाई 1952 में जम्मू कश्मीर के दरमियान और मरकज़ के दरमियान दिल्ली एग्रीमेंट साइन हो गया। दिल्ली एग्रीमेंट से, जैसे पिछले एपिसोड में हमने बात की कि उसमें जो एक इंटरनल ऑटोनॉमी का एक पैकेज है जम्मू कश्मीर के लिए, वो तैयार किया गया। लेकिन दोनों तरफें इससे खुश नहीं थी। दोनों तरफें क्या कि भाई, जो प्रिंसिपल एक्टर हैं वो तो थे शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू, लेकिन उनसे हटकर जब देखा जाता है तो एक तरफ पूरा जम्मू कश्मीर शामिल है और दूसरी तरफ पूरा हिंदुस्तान शामिल है। क्या वो सारे लोग इसके इत्तेफाक में थे या नहीं थे, वो एक बड़ी बात है। वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का क्रिटिसिज्म कि आपने एक मायदा, एक एग्रीमेंट जम्मू कश्मीर के साथ स्पेशल स्टेटस का आपने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि वो रियासत एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो लिहाजा ये इंडियन सेक्युलरिज्म के लिए बात बेहतर नहीं है। यहाँ पे शेख अब्दुल्ला बैठकर ये सोच रहे थे कि जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक हुआ था, जिन शर्तों के ऊपर उन्होंने इल्हाक को सपोर्ट किया था, एक्सेशन को सपोर्ट किया था, और पाकिस्तान के सारे जो क्लेम है उसको डिफ्लेट किया था कि हम हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं, उसके अंदर ये गारंटी शामिल थी कि भरपूर इंटरनल ऑटोनॉमी जो है वो जम्मू कश्मीर को मिलेगी। अब इसका एक जो फॉल आउट इसके इस तरह से हो रहे थे कि जो ऑटोनॉमी मांग रहे थे उनको जितना क्वांटम ऑफ ऑटोनॉमी मिला था वो उससे खुश नहीं थे, और उनसे बाहर लोग इतने थे जो उस ऑटोनॉमी के खिलाफ थे कि ये ऑटोनॉमी दी क्यों जा रही है। मसलन जम्मू में प्रजा परिषद एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इमर्ज हो गई थी नवंबर 1947 में ही, लेकिन उसकी एक्टिविटीज़ ने ज़्यादा तूल जाकर पकड़ा 1953 में, 1952 में। 47 के बाद मुसलसल उनकी एक्टिविटीज चलती रही जो नेहरू की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती थी। यानी नेहरू का लगभग हर रोज़ या हफ्ते में कुछ वक्त जो है उनको जम्मू की इस एजिटेशन के ऊपर तवज्जो देनी पड़ती थी, इतनी मुसलसल वो एजिटेशन थी। लेकिन 1952 के बाद जब ये कश्मीर एग्रीमेंट हुआ तो एजिटेशन तूल पकड़ गई। आपने पिछले एपिसोड में देखा कि नवंबर में जब सदर रियासत बनकर करण सिंह पहली बार जम्मू में आ गए तो कितनी बड़ी वसी पैमाने के ऊपर रिएक्शन प्रजा परिषद के एक्टिविस्ट और बाकी लोगों की तरफ से आया। अब ये एजिटेशन जो 1952 की सर्दियों में, यानी नवंबर ऑनवर्ड्स, इसने बहुत ज़्यादा तूल पकड़ ली, लेकिन अब ये जम्मू तक महदूद नहीं रही। ये मुल्क के मुख्तलिफ और शहरों में भी, जैसे दिल्ली में, पंजाब के कई शहरों में ये एजिटेशन हो रही थी। इसमें आप भारतीय जनसंघ पूरी तरह से शामिल थी, इसमें अकाली दल भी शामिल थी, हिंदू महासभा भी इसमें शामिल थी, और आरएसएस का भी एक बहुत ही डिसिप्लिन तरीके के साथ इस एजिटेशन को सपोर्ट थी। ये सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि कोई स्पेशल स्टेटस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, ये जो दिल्ली एग्रीमेंट है ये बिल्कुल गलत है, बल्कि जो कंप्लीट इंटीग्रेशन है जम्मू कश्मीर की, जो 5 अगस्त 2019 को जो फाइनली जो चीज़ हुई, तो ये कहते हैं कि ये उस तरह से होना चाहिए था। इसके दिल्ली एग्रीमेंट के क्रिटिसिज्म में, इसके खिलाफ, इसकी मुखालफत में जितनी आवाज़ें आती थी, जितना क्रिटिसिज्म होता था, तो वो एक कम्युनल ओवरटोन उनकी ज़रूर थी, क्योंकि बुनियादी जो अपोजिशन है वो यही हो रही थी कि रियासत को सिर्फ मुसलमान मेजॉरिटी होने की वजह से ये स्पेशल मुरादें क्यों दी जा रही हैं। तो लिहाजा हर एक स्टेटमेंट, हाँ, उसका जो लबो लबाब था, जो उसके जो सेंट्रल चीज़ थी सारी,
वो एक कम्युनल थी पूरी तरह से। अब शेख अब्दुल्ला जो है उसने उन्होंने उसके ऊपर रिएक्ट, एक तो वो पहले ही नाखुश थे, वो इस सोच में थे कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए या नहीं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बाकी इदारों की जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए या नहीं। बीच में अब ये एजिटेशन शुरू हो रही है। तो शेख कहते हैं कि वो अपने आप को समझते थे कि वो एक बहुत बड़े लीडर हैं, बड़ी बड़ी नेगोशिएशंस उन्होंने की हैं, बल्कि उन्होंने जो आलमी सतह के ऊपर, जो इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, उन्होंने ही इस बात को एक प्रूव किया, बेहतर तरीके के साथ रखा, और पाकिस्तान का क्लेम जो है उसको उन्होंने वीकन किया कि भाई मैं एक बहुत बड़ा मुसलमान लीडर हूँ, पॉपुलर आदमी हूँ, मैं कह रहा हूँ आप सबको कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ रहना चाहता है, पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहता। तो शेख समझते कि अगर मेरे होते हुए ये जो स्पेशल स्टेटस है जिसके ऊपर हमने नेगोशिएट किया था अपना रिलेशनशिप, उसकी अगर इतनी मुखालफत हो रही है तो उसके बाद क्या होगा। तो शेख डिस्टर्ब हो रहे थे। तो लिहाजा जो 47 से लेकर 52 तक शेख का एक जो मुकम्मल यकीन था इंटीग्रेशन में, एक मुकम्मल यकीन था जो एक्सेशन में, वो बीच बीच में एक जो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स उसमें आने लगे, वो बीच बीच में चैलेंज होने लगा। और फिर र्यूमर्स इस किस्म के होने लगे, साजिशों के बाजार गर्म होने लगे जम्मू कश्मीर में, मुल्क के बाकी हिस्सों में, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर साजिशों के बाजार बहुत ज़्यादा गर्म होने लगे कि शायद शेख सोच रहे हैं कि कोई इंडिपेंडेंस या कोई दूसरा रास्ता अख्तियार किया जाए या कुछ और अख्तियार किया जाए। इससे जो शेख के दरमियान और दिल्ली के दरमियान जो दूरियां हैं वो बढ़ने लगी, कड़वाहट है वो ज़्यादा आने लगी। इंटेलिजेंस के एक ऑफिसर थे, मैंने किसी और सीरीज़ में उनके बारे में बात की थी, जिनको पटेल ने अपॉइंट, एसपी थे वो, लेकिन कश्मीर के एक दौरा के बाद जब उन्होंने पटेल को ब्रीफ किया, उन्होंने पूरी तरह से बताया कि कश्मीर के पूरे लोग जो हैं वो सॉलिडली शेख के पीछे हैं और शेख जो है वो सॉलिडली हिंदुस्तान के साथ है। लेकिन पटेल ने उनको कहा कि नहीं, आगे जाकर मामला गड़बड़ हो जाएगा, और कुछ ही दिनों में उनकी प्रमोशन करके लगभग 10 ऑफिसरों को सुपरसीड करके उनको इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर बना दिया गया था। अब नेहरू ने उनको, अब पटेल तो गुजर चुके थे 1950 में, नेहरू ने उनको जिम्मेवारी दी हुई थी कि आप खास नज़र बनाए रखिए जम्मू कश्मीर के मामलात के ऊपर। यहाँ से जो रिपोर्ट्स वगैरह वो जाती थी वो डिस्टर्बिंग रिपोर्ट जाती थी। बहुत सारे लोग शेख की कैबिनेट के अंदर, कैबिनेट के बाहर, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर, और फिर ये जो एजिटेशन है, जम्मू की एजिटेशन है, ये चीज़ों को मज़ीद कॉम्प्लिकेट कर रही थी। ये रिपोर्ट्स दिल्ली में इकट्ठी हो रही थी। तो नेहरू बीच बीच में अपने कुछ जो कोलीग्स हैं, जो ट्रस्टेड फ्रेंड्स हैं, उनको वो भेजते थे कि आप शेख के साथ बात कीजिए। मान लीजिए नेहरू के बहुत ही ट्रस्टेड फ्रेंड, बहुत करीबी दोस्त, जो अक्सर नेहरू के घर पे ही रहा करते थे, रफ़ी अहमद किदवाई, वो उस वक्त एग्रीकल्चर और फूड के मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि आप शेख अब्दुल्ला के साथ बात कीजिए। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, शेख साहब ने बहुत तल्ख जवाब जो है उस चिट्ठी का दिया। उन्होंने टेलीफोन के ऊपर बात की, उन्होंने कहा कि शेख साहब आप दिल्ली आइए और बात करते हैं, और उन्होंने रिबफ किया। उन्होंने कहा कि देखो, जिस किस्म की सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है, आप किन गारंटीज़ की बात कर रहे हो, अभी अभी तो हमने एग्रीमेंट कंक्लूड किया है, और किस तरह से कम्युनल एटमॉस्फेयर यहाँ पे बना हुआ, और दिल्ली की प्रेस में बेशुमार लेख हर आए दिन, ये जो अभी जैसे अपने पिछले 3-4 साल में देखते हैं कि जब भी आप शाम को टेलीविज़न ऑन करते हैं, फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती सईद, उमर अब्दुल्ला, पूरी डिबेट जो है वो टेलीविज़न की स्क्रीन के ऊपर जैसे आग लगी हुई हो, ऐसे चल रहा होता। अखबारात में उनके फ्रंट पेज, लेख, एडिटोरियल। इसी तरह से शेख के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा दिल्ली का जो प्रेस है, अखबारों में बहुत ज़्यादा लेख छपा करते थे। तो शेख को ये लगता था कि ये जो दिल्ली में पावर में लोग बैठे हुए हैं, ये डेलिबरेटली ये चीज़ें छुपवाते हैं ताकि मेरी पोजीशन है वो और ख़राब हो, इरिटेट होते थे। रफ़ी अहमद किदवाई कहते कि आप आएँ, तो इन्होंने कहा आने का क्या फ़ायदा, आपके साथ कोई बात ही नहीं हो सकती। नेहरू ने खुद शेख को चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा कि आप आइए दिल्ली तो बात करते हैं। शेख ने जवाब दिया कि भाई मुझे नहीं लगता कि आप इस मूड में हैं कि मेरे साथ कोई बेहतर बात करना चाहते, तो मुझे लगता है कि दिल्ली आने का कोई फ़ायदा ख़ास रहेगा नहीं। ये अब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन बनती जा रही थी, और मौलाना आज़ाद को भेजा उन्होंने श्रीनगर में एक दिन की आप बात करके आइए, ईद के रोज़ के पहले दिन की बात है। तो शेख ने उनको भी काफ़ी लेट डाउन किया। अब आज़ाद और जो रफ़ी अहमद किदवाई हैं, ये भी अच्छे से नेहरू को ब्रीफ कर रहे थे, और इनको मिलते थे, जैसे डीपी धर, बाकी सारे लोग इनको मिलते थे, वो भी इनको फीड करते रहते थे। तो ये भी अब जाकर नेहरू को बता रहे थे कि शायद मामला कुछ ठीक नहीं है।
जुलाई के महीने में, यानी जुलाई 1953 में, शेख नेहरू ने एक्टिवली कंसिडर करना शुरू कर दिया कि कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। एडवाइस नेहरू को ये जाने लगी कि अगर आप कश्मीर में कुछ तब्दीली नहीं लाते हैं, अगर आप शेख के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं कि क्या किया जाना चाहिए, तो हो सकता है कि शेख अब्दुल्ला आपको कोई सरप्राइज दे दे। सरप्राइज इस तरह से कि अचानक से आपको पता चले कि शेख अब्दुल्ला ने कोई इस किस्म का इंटरनेशनल बयान दे दिया है जिसकी वजह से हिंदुस्तान का जो स्टैंड है कश्मीर के ऊपर वो एम्बेरस हो गया है। हो सकता है शेख कुछ ऐसी ताकतों के साथ बात करना शुरू कर दें कि आपको फिर उसके जो फॉल आउट हैं वो संभालना मुश्किल हो जाए। अब नेहरू, जब आप एक रिलेशनशिप में पर्सनली और इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड होते हैं, तब उस रिलेशनशिप को डैमेज होने में भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता। जो शुरू में आगाज़ में मैंने एक बात कही थी कि 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को वो वाक़या हुआ कि जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और सेंटर के बीच में जो एतमाद का, ट्रस्ट का इतना डेफिसिट हो गया कि जिसको आज भी भरना बाकी है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जिन सारे एक्टर्स ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया था, उस दिन शेख अब्दुल्ला के डिसमिसल और अरेस्ट को अंजाम दिया था, उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी में टाइम टू टाइम उन्होंने रिग्रेट किया इस बात को। और कुछ लोग जो उस वक्त बहुत ज़्यादा, मतलब स्ट्रांगली इन्वॉल्व थे इस सारे प्लान में, उनमें से भी अक्सर लोगों ने ये कहा कि कुछ कह नहीं सकते प्रॉपरली, यानी पूरा यकीन नहीं कि हमने ठीक किया या गलत किया, लेकिन उस वक्त जो हम कर रहे थे वो हमें ठीक ही लग रहा था। तो लिहाजा नेहरू भी उस वक्त जो कर रहे थे उनको वो ठीक लग रहा था। बाद में उनको शायद रिग्रेट हुआ, उन्होंने भी अफसोस किया कि हमें शायद ये मेजर थोड़े हार्श हो गए, हमें नहीं करने चाहिए थे। जुलाई के महीने की बात है, उन्होंने जुलाई के आखिर के दिनों की बात है, उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ हैं BN मलिक, उनको अपने पास बुलाया और उनको कहा कि यार मुझे लगता है कि कुछ इक़दाम अब लेने पड़ेंगे। ये नहीं बताया कि क्या स्टेप्स इनिशिएट करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा देखो, अगर कुछ हम स्टेप लेते हैं और कोई सिक्योरिटी की सिचुएशन वहाँ पे बनती है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, उसके लिए कोई इंटेलिजेंट ऑफिसर चाहिए। तो इन्होंने एक ऑफिसर रेकमेंड किया, कश्मीरी पंडित था। तो नेहरू ने कहा कि प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन कोई और बताओ। उन्होंने एक और ऑफिसर बताया, उनका नाम था DW मेहरा। वो जो इंपीरियल पुलिस है उसके मेंबर थे, यानी IPS का जो 47 से पहले का जो तरीका होता था, और 47 से पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, जो तब अनडिवाइडेड इंडिया में, वहाँ पे वो काम कर चुके थे। लेकिन एक मतलब बड़े एक एक्शन ओरिएंटेड ऑफिसर थे। इन दिनों में 1953 की जब वो बात है तो वो DIG के रैंक में थे, एजेंसी में ही थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो में ही थे, लेकिन अमृतसर में उनकी पोस्टिंग थी। तो नेहरू ने कहा बुलाओ, उनके साथ बात करते हैं। ये दोनों गए, नेहरू के साथ जाके बात की। तो नेहरू जज्बात से भर आए पूरी तरह से, यानी वो जो चीज़ प्रपोज कर रहे थे, जो बातें वो करने जा रहे थे, वो जज्बात से पूरी तरह से भर आए कि वो ऐसे इक़दामात के बारे में बहस कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, जिसके बारे में शायद उनका दिल और जो दिमाग है वो आपस में कन्फ्लिक्ट में थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा करना पड़ेगा। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि प्रपोजल ये है कि हम शेख को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाएंगे और बख्शी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, और उसके बाद देखेंगे अगर हालात ऐसे डिमांड करते हैं कि कोई मज़ीद एक्शन करना चाहिए तो करेंगे, वरना इससे ज़्यादा हमारी और रिक्वायरमेंट इस वक्त कश्मीर में नहीं है। इन्होंने इनको भेज दिया और मेरा को इमीडिएटली डिप्यूट करके श्रीनगर में भेज दिया कि अब तुम वहाँ पे बैठो, पूरी फोर्स, सारा सिस्टम जो है वो अपने कंट्रोल में ले लो, और जो हमें ब्रीफ करो वहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और हम तुम्हें एडवाइस करते रहेंगे कि आगे क्या करना। तो मेरा बैठ के अब रफ़ी अहमद किदवाई के साथ पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर बात हुई। यहाँ पे एक तरीके से होम मिनिस्टर को बाईपास किया जा रहा था, क्योंकि ये नेहरू का बिल्कुल पर्सनल मामला भी था शेख अब्दुल्ला के साथ। किदवाई ने कहा, किदवाई के बहुत खास मुशीर होते थे, वो बाद में बड़े राइज किए मरकज़ में, अजीत प्रसाद जैन। किदवाई ने कहा कि मैं अजीत प्रसाद को श्रीनगर भेज देता हूँ, तो ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव बन के वहाँ पे बैठेगा। तो किदवाई ने अब अपना डेरा डाल दिया नेहरू के घर में, और अजीत प्रसाद जैन आकर बैठ गए श्रीनगर में। तो अक्सर करण महल में बैठ कर ये सारी बातचीत वहाँ पे हुआ करती थी। तो माहौल एक इस किस्म का बन गया, तैयारियां जो हैं वो पूरी तरह से हो गई।
कोल थे, BN कोल शायद उनका नाम था, वो कोर कमांडर थे, डिव कमांडर, तब डिव कमांडर हुआ करता था, कश्मीर में थे। और नॉर्दर्न कमांड जो उधमपुर में है उसके चीफ थे हीरा लाल अटल, जो 1947 में रिव्यू करने के लिए आए थे, जिन्होंने एडवाइस किया था कि शेख को और उनकी फैमिली को ले जाया जाए दिल्ली। वो भी कश्मीरी पंडित ही थे। उनको कॉन्फिडेंस में लिया हुआ था नेहरू ने कि भी पता नहीं चलना चाहिए किसी को कि मामला क्या है, लेकिन आप फौज को जो है वो हाई अलर्ट पे डाल दो, मिलिशिया को हाई अलर्ट पे डाल दो। जब आपको अहकामात मिलेंगे कि क्या मामला है, फिर आपने एक्शन करना है। ये नहीं चाहते थे कि सीक्रेसी किसी भी तरीके के साथ लीक हो। अब एक माहौल जो है, एक अजीब सा माहौल, यानी एक समझ नहीं आ रही है कि हो क्या रहा है, लेकिन एक हाई अलर्ट के ऊपर पूरा कश्मीर आ गया। ये लगभग कुछ उस किस्म का माहौल बनना शुरू हो गया जैसा 5 अगस्त 2019 से 6-7 दिन पहले कोई डिप्लॉयमेंट हो रही है, फौजों की चढ़ाई हो रही है, कहीं पे कोई कह रहा राशन स्टोर कर लो, कहीं पे कोई कह रहा दवाइयाँ स्टोर कर लो, कहीं पे ये अहकामात जारी हो रहे हैं कि कश्मीर वैली छोड़कर चले जाओ, कहीं बैंकों में कुछ हो रहा है, कहीं लोग पेट्रोल पंप के ऊपर लाइनें लगाई हुई हैं, लेकिन किसी को कोई पता नहीं है कि होने वाला क्या है। कोई समझ रहा है कि शायद जंग होने वाली है, कोई समझ रहा है कि शायद कुछ अटैक होने वाला है, कोई समझ रहा है कि शायद किसी बड़े आदमी की मौत हो गई है और लगता है कि उससे कहीं हालात ना खराब हो जाएं, उसकी तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन किसी को बिल्कुल कुछ पता नहीं है, सिवाय चंद लोगों के। सिस्टम के अंदर भी किसी को कुछ पता नहीं है कि होने वाला क्या है। लगभग ऐसा माहौल जो कश्मीर के अंदर पैदा हो गया अगस्त के शुरुआती दिनों या जुलाई के आखिरी दिनों से, इस तरह से माहौल पैदा हो गया। अब कि वो ट्रिगर पॉइंट जो है वो कहाँ से आए, वो अचानक से मामला कहाँ से बने और अपने काम को जो है वो सर अंजाम दिया जाए। 6 अगस्त की गालबन बात होगी, 5 या 6 अगस्त की बात। शेख की कैबिनेट में 4 ही मेंबर थे, मिर्ज़ा अफजल बेग, श्यामलाल सराफ, पंडित श्यामलाल सराफ, पंडित गिरधारी लाल डोगरा और बख्शी गुलाम अहमद। बख्शी गुलाम अहमद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये 4 ही लोग थे, 5वें शेख खुद थे। श्यामलाल सराफ कहीं पहलगाम गए हुए थे और किसी ने शिकायत की, कुछ रोज़ पहले शेख के पास शिकायत की थी कि सरकारी अस्पताल में किसी मरीज का इलाज चल रहा था, डॉक्टर उसको अटेंड नहीं कर रहे थे, तो लिहाजा मिनिस्टर साहब का जो अपना डिपार्टमेंट है, वो सेहत के वजीर थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, अपने डिपार्टमेंट के ऊपर खास तवज्जो नहीं है। तो ये एक मामला हो गया। दूसरा, किसी ने यह भी एक इल्ज़ाम लगाया कि वो पहलगाम में किसी मामले में कोई उनके पास पेश हुआ, उसने बतौर रिश्वत उनको कोई जानवर दिया, तो वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। जब वो श्रीनगर वापस लौटे तो शेख ने उनको कहा कि आप रिज़ाइन कर दीजिए, आपकी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, आप इनएफिशिएंट हैं, आप रिज़ाइन कर दीजिए। श्यामलाल सराफ डिफाइंट हो गए, उन्होंने कहा कि मैं रिज़ाइन नहीं करूंगा। अब श्यामलाल सराफ की हैसियत भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत सीनियर थी, गालबन मतलब फाउंडर मेंबर तो वो थे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के, लेकिन गालबन शेख अब्दुल्ला से वो दूसरे नंबर के ऊपर सीनियर थे। ये बख्शी, सादिक, कासिम, मौलाना मसूदी वगैरह जितने भी लोग थे, ये श्यामलाल सराफ से सारे जूनियर थे। उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। इस्तीफा से इनकार कर दिया तो शेख अब्दुल्ला ने उनके डिसमिसल के ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए। अब क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो बन इमर्ज हो चुकी हुई थी, राजभवन जिस तरह से जिसकी हम बात कर रहे हैं वो शेप अख्तियार कर रहा था, तो डिसमिसल जो है प्राइम मिनिस्टर रेकमेंड करता है, उसको एक्सेप्ट करना, जो उसके जो डिसमिसल के ऑर्डर जारी करने जो होते हैं वो सदर रियासत ने करने हैं। 6 अगस्त को शेख अब्दुल्ला गए सदर रियासत करण सिंह के पास और उन्होंने कहा कि मैं श्यामलाल सराफ को डिसमिस करना चाहता हूं अपनी कैबिनेट से, आप उसके डिसमिसल के ऑर्डर जारी कीजिए। वहां पे गए तो शेख हैरान रह गए। करण सिंह ने उनको कुछ और ही कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं कि श्यामलाल सराफ को आप डिसमिस करना चाहते हैं, ये मेरे पास एक मेमोरेंडम आया हुआ है और गालबन इस मेमोरेंडम की कॉपी इन्होंने आपको भी भेजी हुई है। इन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं कि बड़ी बात तो इन्होंने ये कही है कि ये अपना एतमाद आप में खो चुके हैं, दे हैव लॉस्ट ट्रस्ट इन योर लीडरशिप। और ये 3 लोग हैं, बख्शी गुलाम मोहम्मद, पंडित श्यामलाल सराफ और पंडित गिरधारी लाल डोगरा। ये 3 लोग जो हैं, दे हैव लॉस्ट ट्रस्ट इन योर लीडरशिप। अब आप रह गए हैं आप खुद और मिर्ज़ा अफजल बेग, आप मिनॉरिटी में हैं और यू आर लायबल टू बी डिसमिस्ड। शायद इतना सख्त तो उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा कि यू आर लायबल टू बी डिसमिस्ड। उन्होंने ये कहा कि क्योंकि अब आप मिनॉरिटी में हैं तो मेरे पास एक तरीका है कि आप
अपने सारी काबीना को लेकर शाम को आप मेरे पास आ जाएं। एक तो मुझे यकीन हो जाएगा कि ये सारे लोग आपके साथ हैं या नहीं। अगर नहीं है तो कोई जो मामला है उसको हम रिजॉल्व करवाते हैं। शेख भड़क गए इस बात के ऊपर। वो कहते कि ये कैसे हो सकता है, ये तो कोई बात ही नहीं है। तो करण सिंह ने कहा कि अब सिचुएशन तो यही है, आप देखिएगा। शेख वापस गए। उनको थोड़ी सारी बात जो है वो समझ में आनी शुरू होगी कि कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन उन्होंने इसको वो नहीं इतना सीरियस नहीं लिया कि भी ये कैसे बात हो सकती है कि भी 3 मिनिस्टरों के मेरे खिलाफ हो जाने से मैं प्राइम मिनिस्टरशिप से चला जाता हूँ। मतलब कानूनी तौर के ऊपर ये चीज़ मुमकिन भी नहीं थी। आप प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर तब तक बने रहते हैं जब तक के हाउस के फ्लोर पे यानी पार्लियामेंट में या असेंबली में आपको मेजॉरिटी अवेलेबल है। कैबिनेट की मेजॉरिटी जो है वो मानी नहीं रखती। लेकिन ये फैसला ज़ाहिर है ये पॉलिटिकल था, ये लीगल फैसला, कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला था ही नहीं ये। तो शेख ने इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। ये 6 तारीख की बात है। 7 तारीख को भी जो है कुछ डेवलपमेंट्स इसी तरह से चलती रही। 8 तारीख को शेख ने ये कहा कि मैं थका हुआ हूँ और मैं थोड़ा कुछ आराम करना चाहता हूँ। उन्होंने श्रीनगर छोड़ा तो वो चले गए गुलमर्ग। और उनके साथ उनके फैमिली के भी सारे लोग थे और स्टाफ के भी 3 लोग थे। उनके ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी और उनके पर्सनल असिस्टेंट, ये 3 लोग उनके जो सरकारी ऑफिस यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो स्टाफ है ये भी उनके साथ थे। ये तीनों कश्मीरी पंडित थे। क्योंकि ये इसका जिक्र बाद में फिर कई बार आया है कि एक इल्ज़ाम जो शेख के ऊपर लगा था, तो वो कहते हैं कि अगर मैं गुलमर्ग में किसी पाकिस्तानी एजेंट से मिलने जा रहा होता तो ये 3 कश्मीरी पंडित स्टाफ मेंबर्स को मैं साथ लेकर क्यों जाता। बहरकैफ वापस श्रीनगर आते हैं। शेख चले गए गुलमर्ग। हम आप वापस श्रीनगर में क्या हो रहा है कि जो राजभवन यानी उस वक्त का करण महल और सदर रियासत, उनके सामने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हुआ है। उनको लग रहा है कि उनको सदर रियासत को ये लग रहा है कि मामला इतना ही है। कितना कि ये कैबिनेट के बीच में एक मामला बन गया है और मिनॉरिटी में चले गए हैं शेख। उनकी पोजीशन जो है वो वीक हो गई है। अब मैंने ये फैसला लेना है। उनको शायद ये अंदाज़ा नहीं है कि कई महीनों से जो है पीछे से एक तैयारी चल रही है, उसमें प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व हैं, उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं। वहाँ से अमृतसर से लाकर एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर को बिठा दिया गया हुआ है, फौज को हाई अलर्ट के ऊपर डाला हुआ है। और 8 अगस्त का दिन जो है, जिन जिन लोगों ने भी अपनी मेमोरी 8 अगस्त 1953 की रिकॉर्ड की है, वो कहते हैं कि बहुत ही अजीब माहौल था कश्मीर में। एक सन्नाटा और खौफ सा और अनसर्टेनिटी, कुछ समझ नहीं आ रही थी किसी को कि हो क्या रहा है। 8 अगस्त की देर शाम को सदर रियासत करण सिंह ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बतौर प्राइम मिनिस्टर डिसमिसल के ऑर्डर इशू कर दिए। लंबा एक उन्होंने लिख के कि यू हैव लॉस्ट मेजॉरिटी ट्रस्ट ऑफ योर कैबिनेट मेंबर्स, तो लिहाजा आपको प्राइम मिनिस्टरशिप से डिसमिस किया जा रहा है। ये वो रात थी जिस दिन डॉक्टर करण सिंह का भी दिल मचल गया था कि हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी निकल आए और मैं ही प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं और एक जो वो डोगरा सल्तनत का एक डोगरा जो रूल का एक कंटिन्यूटी है वो बन जाए। आज अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूं तो शायद ये लंबे वक्त तक फिर ये चलने वाली बात है। इसकी कोई तस्दीक बात नहीं है, लेकिन क्विकली यानी 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए ये बात भी अंडर डिस्कशन जो है, ये ज़ेर बहस अंडर कंसिडरेशन जो है, ये बात ज़रूर आई थी, जिसके लिए नेहरू ने मना किया कि नहीं ऐसा मत कीजिए। हुआ क्या कि शेख को डिसमिस तो कर दिया, अब शेख प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। DW मेहरा के साथ जब 30 या 31 जुलाई को दिल्ली में नेहरू ने जब मुलाकात की थी, तो उनको गुड विशेस देते हुए, गुड लक बोलते हुए निकलते हुए बोला कि किसी भी रोल के लिए तैयार रहना। इंडिकेट उन्होंने ये कहा था कि सदर रियासत ऊपर रहे, तुम नीचे कंट्रोल ले लेना। अगर कोई सिचुएशन अच्छी नहीं इमर्ज होती तो हो सकता है तुम्हें ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाकर जम्मू कश्मीर का बिठाया जाए, जब तक कि ये हालात संभल नहीं जाते और एक नया फैसला नहीं हो जाता कि नई पॉलिटिकल लीडरशिप किस तरह से इमर्ज होगी।
तो एक ऑप्शन ये भी थी। लेकिन ये ऑप्शन जब फर्दर डिस्कशंस हुई अगले 6-7 दिनों के अंदर, जिसमें अजीत प्रसाद जैन, रफ़ी अहमद किदवाई, ये सारे लोग शामिल थे, तो उन्होंने इसको रूल आउट किया कि ये मुनासिब नहीं है कि एक गैर रियासती आदमी को आप लाकर यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना देंगे, और वो भी शेख अब्दुल्ला की रिप्लेसमेंट का मतलब एक चार्ज उसको दे देंगे, वो शायद लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब सीनियर मोस्ट जो हैं वो कैबिनेट के अंदर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होने की हैसियत से बख्शी गुलाम मोहम्मदी थे। उनको बुला लिया सदर रियासत ने अपने महल में, और उनके साथ बात की कि बख्शी साहब अपनी शेरवानी अचकन वगैरह झाड़िए और तैयार हो जाइए, ओथ लेने के लिए आप प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। बख्शी साहब डर गए। बख्शी का दिल तो बहुत मचल रहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, ये काफ़ी देर से बात भी चल रही थी कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन बख्शी डर गया, कहता मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा। ये अब जो सदर रियासत हैं करण सिंह, वो सारी चीज़ें इस तरह से सर अंजाम दे रहे थे जैसे एक ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में एक गवर्नर या एक प्रेसिडेंट के सामने एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ऐसा आ गया है, तो वो हर मिनट दर मिनट वो देख रहे हैं कि मैं अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं क्या लूँगा। जिस दिन अजीत प्रसाद जैन श्रीनगर आया था, तो वो अपने हाथ एक छोटा सा खत भी लेकर आया था, जिसको नेहरू के पर्सनल असिस्टेंट एमओ मथाई उन्होंने टाइप किया था। और क्योंकि नेहरू नहीं चाहते थे कि उनके जो स्टाफ में किसी और को पता चले कि करण सिंह को ये बताना कि सिर्फ शेख अब्दुल्ला को डिसमिस करना है और बख्शी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो इतना ही है, इससे एक्सीड ना करें। क्योंकि नेहरू को प्यार भी बहुत ज़्यादा था शेख अब्दुल्ला के साथ, तो उन्होंने कहा कि इससे एक्सीड ना करें। लेकिन करण सिंह, जाहिर है ह्यूमन बीइंग, इमोशंस, सारी चीज़ें होती हैं, जो उनके वालिद के साथ चीज़ें हुई हुई थी वो भी सारी उनके जहन में थी कि शेख अब्दुल्ला उनको याद थे कि क्या मामले उनके और उनके वालिद के और शेख अब्दुल्ला के दरमियान रह चुके हुए थे। जब शेख अब्दुल्ला का डिसमिसल हो गया, डिसमिस ही करना था, इससे ज़्यादा तो कोई बात थी नहीं, अरेस्ट का जिक्र था ही नहीं, तो बख्शी को बोला कि तैयार हो जाओ यार प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। तो बख्शी कहता कि जी मैं नहीं बन सकता, ये कतई जो है ये मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं है कि बख्शी बिलीव करता था कि ये कोई अनडेमोक्रेटिक चीज़ हो रही है, और बख्शी साहब कह रहे थे कि जब तक शेख अब्दुल्ला को और उसके करीबी साथियों को जेल में नहीं ठोक दिया जाता, तब तक मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, क्योंकि ये मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए इस चीज़ को संभालना। उन्होंने कहा कर देंगे, तुम प्राइम मिनिस्टर बनकर इस चीज़ के ऑर्डर जारी कर देना, तो वो भी कर देंगे। बख्शी कहता नहीं, ये चीज़ मैं अपने सर के ऊपर नहीं ले सकता, इसको आप करो, करके तो फिर उसके बाद मुझे बताओ। ये रात पूरी डिस्कशन चलती रही, 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, लेकिन इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हो सकता। वहाँ पे नेहरू भी जागे हुए हैं, किदवाई भी जागे हुए हैं, बैठे हुए हैं, ये जो हैं BN मलिक, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये भी दिल्ली में ही थे। नेहरू और किदवाई जो वो थे हैदराबाद हाउस में, कोई पार्टी चल रही थी, वो वहाँ पे थे। तो यहाँ से रात को फ़ोन किया अजीत प्रसाद जैन ने, क्योंकि नेहरू और किदवाई को इस बात का पता नहीं था कि आज ही रात वो मामला होने वाला है। उन्होंने तो इनको भेजा था कि भी जब आपको बेहतर लगेगा आप कर लेना, ये कंटिंजेंसी प्लान है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि फलां रात को होने वाला है। ये DW मेहरा और जो BN मलिक है, उनको जब ये इतला जा रही थी कि शेख गुलमर्ग चले गए, तो उनको लगा कि भी एक इंटेलिजेंस इनपुट था कि शायद पाकिस्तान से किसी ने आना था गुलमर्ग में, तो हम उसको एक एलिबाई बना सकते हैं, उसको एक मेजर हम रीज़न बना सकते हैं कि शेख मिल रहा था किसी पाकिस्तानी के साथ, और दैट वाज ए थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तो ये वजह बनी कि हमने शेख को, क्योंकि ये दो मामले अलग अलग हैं। डिसमिसल करना एक अलग बात है, अरेस्ट करना एक अलग बात है। डिसमिस का तो आपने बता दिया कि आपने ट्रस्ट लूज कर दिया, आपके पास जो है आप नंबरात नहीं थे, हमने आपको डिसमिस कर दिया। लेकिन अरेस्ट को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि अरेस्ट क्यों किया? तो अरेस्ट की कोई वारदात तो डालनी थी कि भी अरेस्ट आपने क्यों किया। तो इसलिए आनन फानन जो है, शेख ने ही इनको मौका दे दिया। वो जैसे गुलमर्ग गए तो इनको लगा कि ये गुलमर्ग गया, तो ये एक है कि वो श्रीनगर छोड़कर गुलमर्ग गया ही क्यों अचानक, तो हम इसको अंजाम दे देते हैं। बख्शी के साथ बड़ी बात हुई, बख्शी किसी सूरत में नहीं माने, तो फिर ये तय पाया गया कि शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन इस बात के लिए मशवरा इन्होंने दिल्ली से नहीं किया। अब ये अजीत
प्रकाश जैन और DW मेहरा ये बैठे हुए थे। इनका काम ही यही था कि ये दिल्ली के साथ डायरेक्ट राब्ते में ये रहें। नेहरू के घर में ही बैठे हुए थे, नेहरू भी और रफ़ी अहमद किदवाई भी, और वहाँ पे टेलीफोन लगे हुए थे। एक लाइन के ऊपर मुसलसल वो बात कर रहे थे, दूसरे पे मुसलसल ये बात कर रहे थे। ये बात इन्होंने दिल्ली में रिले नहीं की। LD ठाकुर थे DIG, जो बाद में पुलिस चीफ भी बने जम्मू कश्मीर के, और ये जो DW मेहरा हैं ये भी शायद 1958 में जो है ये पुलिस चीफ बन गए थे जम्मू कश्मीर के, या फिर वो उसके बाद जम्मू कश्मीर में ही रहे। इन्होंने फैसला किया कि शेख को अरेस्ट करते हैं, तो LD ठाकुर को पुलिस के एक हैवी कंटिंजेंट के साथ और मिलिशिया के साथ गुलमर्ग भेजा गया। कहा कि आप उनको जाकर अरेस्ट कर लीजिए। ये पहुंचे गुलमर्ग, और वहां से जब इन्होंने कंफर्मेशन दी कि शेख जिस कॉटेज में या जिस बंगले में हम ठहरे हुए हैं उसको हमने घेर लिया है और हम उनको अब हिरासत में ले रहे हैं, उस वक्त जाकर कहीं बख्शी तैयार हुए, एग्री किया उन्होंने कि ठीक है मैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हूं। तो सुबह 4 बजे बख्शी की ओथ हुई, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, और 4:30 बजे ये मैसेज जो है ये दिल्ली में रिले किया गया। लेकिन दरअसल तब तक शेख अरेस्ट हुए नहीं थे। ये गए, उन्होंने उसको मुहासरा बना लिया, एक मतलब कार्डन वगैरह बना लिया और बंगले को घेरे में ले लिया, लेकिन शेख को इतला नहीं की कि हम आ गए हैं या श्रीनगर में कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो चुकी हुई है। सुबह होने वाली थी तो इन्होंने शेख का दरवाज़ा नॉक किया और उनको बताया कि साहब ऐसा हो गया, यू आर नो मोर प्राइम मिनिस्टर। पहले तो इन्होंने ये कहा कि हम आपको अरेस्ट करने के लिए आए हैं। तो शेख ने रेजिस्ट किया बहुत ज़्यादा, उन्होंने कहा कि आप कौन हो सकते हैं इस तरह से करने वाले, आप क्या बात कर रहे हैं, आपका अकल तो ठिकाने हैं। तब ठाकुर ने उनको समझाया कि दरअसल आपके अरेस्ट के ऑर्डर आने से पहले आपके डिसमिसल के ऑर्डर इशू हो चुके हुए हैं, अब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तब शेख बैठे, तब उन्होंने कहा कि ये तो अब मामला हो गया है, अब तो मेरे पास चारा कोई नहीं है, अब इनकी बात मुझे माननी पड़ेगी। तब उन्होंने एक उनके साथ रिक्वेस्ट की ठाकुर को, उनको कहा कि आप मुझे क्या कुछ वक्त दे सकते हैं कि मैं नमाज पढ़ लूं और अपनी फैमिली के साथ चंद बातें कर लूं, और उसके बाद मैं आप मुझे ले लीजिएगा, क्योंकि आप दूसरी ऑप्शन थी नहीं। ऐसा उन्होंने वक्त दिया, और लगभग 8 साढ़े 8 बजे के करीब उन्होंने फिर उनको अपनी हिरासत में लिया और हिरासत में लेकर आ गए। सुबह सुबह एक इमरजेंसी रेडियो बुलेटिन जो है वो आया, जिसमें नए प्राइम मिनिस्टर बख्शी गुलाम मोहम्मद ने कौम के नाम खिताब किया, और उन्होंने कहा कि सिचुएशन कुछ ऐसी बनती जा रही थी कि कुछ लोग अपने ज़ाती मफाद के लिए जो कौमी मफाद है उसका कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, लिहाजा हमें ये हंगामी इक़दामात जो हैं वो लेने पड़े। मैं हूँ आपकी सरकार और मैं आ गया हूँ, अब हम मिलकर जो है वो काम करते हैं। शेख को अरेस्ट करके गुलमर्ग से उनको लाया गया उधमपुर। पहले कुद में उनको रास्ते में रुकवाया और खाना वाना खिलाया, उसके बाद उनको उधमपुर लाया गया। उधमपुर में एक बंगला है, बड़ा हिस्टोरिक हेरिटेज बंगला है, उसको शायद तारा निवास बोलते हैं। अभी भी वो हेरिटेज बंगला है कि मतलब कोई VVIP डिग्निटरी होता है उन्हीं के लिए खोला जाता है उसको। वहाँ पे शेख को लॉन्च किया गया। ये जो पिछले कुछ अरसे में एजिटेशंस हुई हैं कश्मीर में, जैसे 2008 में, 10 में, 2016 में, और ये कनेक्टेड एजिटेशंस हुई हैं, उसमें अक्सर एक बात आती थी कि ये देखिए कोई नामालूम आदमी जो है वो मिलिटेंट होकर या किसी तरह से मर जाता है तो श्रीनगर में, कश्मीर में इतनी एजिटेशन होती है, दर्जनों के हिसाब से लोग मर जाते हैं। लेकिन जब शेख अरेस्ट हुआ था तो तब तो कोई एजिटेशन नहीं हुई, तब तो कुछ नहीं हुआ। रिकॉर्डेड है 9 अगस्त को शेख अब्दुल्ला का अरेस्ट हुआ है, और 16 अगस्त तक यानी 7 दिनों के अंदर 46 लोगों की, जो रिकॉर्डेड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में है, 46 लोगों की मौत कश्मीर में हो चुकी थी, जो एजिटेटर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में कन्फ्रंटेशन जो है वो हो रही थी। राजभवन वालों को ये लग रहा था कि वही सिर्फ जो ये अंजाम दे रहे हैं सारा, उन्होंने ये रात की सारी कार्रवाई और सुबह की सारी कार्रवाई करके दोपहर को उन्होंने तफसीलन एक लेटर लिखा नेहरू के नाम, और उस लेटर में बताते हैं कि पंडित जी ऐसा हुआ था कि ये कैबिनेट के कुछ लोग आ गए मेरे पास और उन्होंने कहा कि भी शेख ट्रस्ट लूज कर चुके हैं और हमारे पास जो है नंबरात ज़्यादा है, और मुझे जो सूझबूझ में समझ आई बात, मैंने क्या किया कि हुकूमत तब्दील कर दी रात को और बख्शी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, इन द सिक्योरिटी, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। ये मैंने कर दिया। उनको शायद उस वक्त तक ये अंदाज़ा नहीं था कि इसके जो सूत्र संचालक हैं पीछे वो नेहरू खुद ही थे, तो ये मैंने कर दिया। लेकिन नेहरू ने बाद में बड़ा खेद उनके साथ, बड़ा रिग्रेट किया कि यार आपको शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट नहीं करना चाहिए था।
अब जब ये सारी चीज़ें करनी ही थी तो आप करण सिंह के पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर सोचें, या बख्शी के, या जितने लोग भी उस दिन श्रीनगर में थे इसको अंजाम दे रहे थे, शेख अब्दुल्ला को मेरे ख्याल से अरेस्ट करने के बगैर दूसरा इनके पास चारा था भी कोई नहीं। ये राजभवन का पहला सबसे बड़ा ऐसा एक एक्शन था, मतलब जो मरकज़ और रियासती पॉलिटिकल लीडरशिप के ट्रस्ट को, मतलब मैं शुरू से लगातार इस सीरीज़ में कहता आ रहा हूँ कि जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है स्टेट और सेंटर के बीच, और जम्मू कश्मीर में उसमें सेंसिटिविटीज़ किस तरह से इन्वॉल्व हैं, वो राजभवन से अगर आप उसको एग्जामिन करें तो बेहतर पता चलता है। एक बात मैं हमेशा रिएट्रेट करता हूँ और वो सबको याद रहनी चाहिए, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में, इसकी हिस्ट्री में डीपली इमर्स्ड हैं और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा इमर्स होकर उसको हम देखते हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें जो हैं ये यूनिक लगती हैं। लेकिन आप इसको अगर एग्जामिन करें फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री, बाकी राजभवन में भी इसी तरह से सारी तरह से ये होता है, जब रिजीम चेंज होती हैं तो लगभग सारा इसी तरह से होता है, बल्कि मरकज़ में भी इस तरह से, जैसे इमरजेंसी के वक्त, और बाकी स्टेट्स में ये सारी चीज़ें बहुत रिसेंटली आप देखिएगा कि महाराष्ट्र में किस तरह से हुआ, मध्य प्रदेश में किस तरह से हुआ, इससे पहले भी 70s में, 80s में, 90s में ये सारा होता आया है। लेकिन दिलचस्पी की बात यह है कि कुछ मॉडल्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर से पता चलते हैं, और उसके बाद जो है वो बाकी जगहों के बीच में इस्तेमाल हुए। राजभवन के इन किस्सों में, कहानियों में आपकी दिलचस्पी बनी रहे, और इसके बाद क्या हुआ था, अगर आपको उसमें एक क्यूरियोसिटी हो रही है कि भी ये तो एक बड़ा इवेंट हो गया, अब बड़े इवेंट के बाद क्या हुआ था। बड़े इवेंट के बाद ये है कि जो बख्शी की गवर्नमेंट है वो एक्ट करना ऐसे शुरू कर लिया उसने कि जैसे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की या बख्शी की या जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है ही नहीं है, वो एक मरकजी सरकार का ही एक ऑर्गन है जिसको किसी और नाम से यहाँ पे जाना जाता है। वो कांग्रेस का ही एक चैप्टर है जिसको कांग्रेस के नाम से नहीं बल्कि किसी और नाम से यहाँ पे जाना जाता है। अब सदर रियासत, प्राइम मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट, सेंटर, होम मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर, इंटेलिजेंस, पुलिस, आर्मी, सारे काफ़ी सालों तक एक ही पेज के ऊपर थे, एक ही सफ़े के ऊपर थे, और फास्ट पेस्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल और बाकी डेवलपमेंट्स होती जा रही थी। एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा था, ये जानने के लिए अगला एपिसोड आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। आज का एपिसोड देखने के लिए हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। मैनी थैंक्स।